कहानी की शुरुआत में एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो दूर से अपनी बंदूक का निशाना बना रहा है। ये गन काफी लंबी है और इसका बैरल प्लास्टिक का है। इसके अंदर गोलियां नहीं है बल्कि ये कांच के टुकड़ों से भरी है। उसका टारगेट है। हे गाइस, इट्स साडू। तो गाइस मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त हॉलीवुड हिंदी एक्सप्लेनर लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो दूर से अपनी बंदूक का निशाना बना रहा है। ये गन काफी लंबी है और इसका बैरल प्लास्टिक का है। इसके अंदर गोलियां नहीं है बल्कि ये कांच के टुकड़ों से भरी है। उसका टारगेट है ये ऑफिस मैन, लेकिन वे एक दूर से आने वाली कार को निशाना बनाता है। वे कार के टायरों में कांच के टुकड़ों से गोली मार देता है। इस वजह से कार अपना नियंत्रण खो बैठती है और ऑफिस वर्कर से जाकर टकराती है, जिस वजह से वे वहीं पर मर जाता है। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन से लगाया गया निशाना कार ड्राइवर को हत्यारा बना देता है। वे आदमी मुस्कुराता है और वहां से भाग जाता है। यह हत्यारा इतना शातिर है कि यह हत्याओं को दुर्घटनाओं में बदल देता है। कहानी की शुरुआत में माइक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक प्रोफेशनल हिटमैन है। वे बिग रे नाम के एक आदमी जो एक रिटायर्ड वेटरन असैसिन है, उसके द्वारा चलाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। माइक गिल्ड के सारे हथियारों में से सबसे खतरनाक हथियार है। हालांकि हर किसी के पास अपना अपना तरीका होता है। ये लंबी दाढ़ी वाला आदमी माइक का फेवरेट आदमी है। उसकी पर्सनैलिटी काफी गर्म स्वभाव की है, इसलिए उसके किसी को मारने के तरीके अनकंट्रोलेबल है। हालांकि उसके ये तरीके अब कस्टमर्स के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे। ये अगला बंदा जहर से लोगों को मारने में माहिर है। वे टूथपेस्ट में जहर डालकर लोगों को मार देता है और यहाँ तक कि जहरीली सिगरेट को छूने पर से लोग इसका शिकार बन जाते हैं। इस बूढ़े आदमी ने केवल कुछ सांसें ली और इसके बाद ये नीचे जमीन पर गिर गया। ये है दो दोस्तों की जोड़ी जिनका नाम मैक और मिक है। ये दोनों फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा थे। वे अक्सर हत्याओं को सामान्य दुर्घटनाओं में बदल देते हैं, जिससे पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है। अंत में ये जेन नाम की फीमेल असैसिन जो कटाना तलवार का कुशलता से उपयोग करने में माहिर है, और फ्रेड जो एक फेट ओल्ड मैन है, उसके तरीके बाकी सब लोगों से अलग है। इस मोटे आदमी ने एक बार गैस का यूज करके पूरी टीम को मार डाला। एक गंजा आदमी अंदर आता है जिसका नाम मिल्टन है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वे कस्टमर से रिक्वेस्ट लेकर हथियारों को काम सौंपने में माहिर है। वे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को देखकर हथियारों को काम सौंपता है। इसके साथ ये पैसों को भी मैनेज करता है। क्योंकि माइक सबसे बेस्ट हथियार है, इसलिए ज्यादातर मिशन उसे ही मिलते हैं। एक बार माइक ने एक शराबी आदमी को मारने का मिशन लिया था। ऑफिस मैन शराब की पूरी बोतल पीने के बाद आधी रात को घर लौटता है, लेकिन उसको ये रियलाइज नहीं होता कि माइक उसके घर में घुस चुका है। नशे में धुत आदमी एक घड़ी को देखता है और कुर्सी पर चढ़कर उसको नीचे उतारने की कोशिश करता है। माइक उसकी हर चाल पहले ही पता लगा लेता है। जब शराबी कुर्सी पर खड़ा होता है तो माइक रस्सी का यूज करके उसका गला घोटने लगता है। फांसी पर लटके हुए शराबी को कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा है। इसी बीच वे कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। माइक कुर्सी को लात मार देता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी कीमत है $25,000। इससे पता चलता है कि माइक सिर्फ पैसों की परवाह करता है। माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान अच्छा है या बुरा। जब तक इसमें पैसे इन्वॉल्व हो, माइक अपने मिशन को जारी रखेगा। काम खत्म होने के बाद माइक सबूत के तौर पर उसकी फोटो लेता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद माइक को पूरे रॉक बैंड को मारने का काम सौंपा गया। वे चुपचाप अंदर चला जाता है और बैंड के गाने सुनता है जैसे वे ऑडियंस का ही पार्ट है, और आराम से बैंड के लास्ट शो को एंजॉय करता है। माइक बैंड की पावर सप्लाई लाइन को नोटिस करता है और पानी की गिलास उठाकर पावर सप्लाई के अंदर डाल देता है। बैंड अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ गा रहा होता है, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक झटका लगता है। ऑडियंस इसे देखकर चौंक जाती है और उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अपने काम को फिनिश करने के बाद माइक अपने तनाव को दूर करने का तरीका ढूंढता है। वे एक पब में जाने का फैसला करता है। इसके बाद वे दो सिक्योरिटी गार्ड्स को पैसा देकर उन्हें कहीं और जाने के लिए कहता है। अंदर जाकर माइक देखता है कि कुछ ग्रुप के लोग एक महिला को परेशान कर रहे हैं। माइक को इसे देखकर काफी गुस्सा आता है और फिर बिना किसी संकोच के वे एक एक करके उन्हें मारने लगता है। कुछ लोग उसे मारने के लिए माइक के पास आते हैं, लेकिन माइक अपनी खतरनाक फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उन्हें जमकर मारता है। हालांकि इस तरीके की लड़ने की क्षमता के बावजूद कौन जानता है कि माइक को कई बार बुली किया जाता था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कई सारे टीनेजर्स यंग माइक का पीछा कर रहे हैं। वे माइक को पीटते हैं और उसे उसके लंच के पैसे देने के लिए कहते हैं। वे न्यूज़पेपर बेचकर थोड़े से पैसे इकट्ठा करता है, इसलिए हर समय उन्हें देने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। एक बार वे एक आदमी को गैस सिलेंडर के साथ किसी के घर में घुसते हुए देखता है, लेकिन डेफिनेटली वे कोई गैस एम्प्लॉय नहीं था। आदमी के घर में घुसने के कुछ सेकंड्स बाद ही घर में विस्फोट हो जाता है, लेकिन वे घर से बाहर निकलता है और उसे कुछ भी नहीं होता। माइक जिज्ञासु होकर उसका पीछा करता है। हफ्तों तक पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि वे एक हत्यारा है
जिसे किसी को मारने के लिए पैसे मिलते हैं और वे इसे किसी दुर्घटना में बदल देता है। माइक उसे ढूंढ लेता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम बिग रे है। वे उसे अपनी स्किल सिखाने के लिए फोर्स करता है। वे कहता है कि उसे ग्रुप द्वारा बुली किया जाता है, इसलिए वे लीडर को मारना चाहता है, लेकिन वे जेल नहीं जाना चाहता। माइक में सीखने की इच्छा है और साथ ही उसके पास स्किल्स भी है। बस कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद माइक एक प्रोफेशनल असैसिन बन जाएगा। बिग रे माइक को बताता है कि किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट से मारना पॉसिबल है। जब वे वहाँ नहीं होता तब माइक ग्रुप लीडर के घर में घुस जाता है और पैसे के एक नोट को एंटीना से चिपका देता है, फिर ब्लैंकेट के नीचे छिप जाता है। लड़का बिना किसी डाउट के घर में एंटर करता है। वे रेलिंग के पास जाकर नोट को लेने की कोशिश करता है। इसी बीच माइक ब्लैंकेट के नीचे से बाहर निकलता है और उसे नीचे की ओर धकेल देता है, जिस वजह से वे काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। इस घटना के बाद माइक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसकी असैसिनेशन स्किल्स अब भी उतनी परफेक्ट नहीं है। नीचे से बिग रे उस व्यक्ति को धक्का देते हुए माइक की तस्वीरें खींचता है। माइक को और अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि वे और अधिक खतरनाक और शातिर बनना चाहता है। इसके बाद बिग रे उसे अपने सारे हुनर सिखाता है। गन चलाने से लेकर वे ऐसी डिफेंस स्किल सिखाता है जिससे कोई भी हत्या बस एक एक्सीडेंट की तरह लगे। बिग रे उसे ऐसे सिखाता है जैसे कि वे माइक का पिता है। इतने लंबे समय के बाद माइक अब ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉप क्लास हत्यारा बन चुका है। एक बार उसे मिल्टन द्वारा रूट नाम के एक युवा अकाउंटेंट की हत्या करने का काम सौंपा गया था, जिसके लिए क्लाइंट उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मारने के लिए दुगुना पैसा देता है। माइक बिना किसी डाउट के मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वे अपनी शॉर्ट गन का यूज करता है, जिसका बैरल कांच के टुकड़ों से भरा हुआ है, और कार के राइट एंगल पर आने का इंतजार करता है। जब कार सही टाइम पर पहुंचती है तो वे तुरंत गोली चला देता है। कांच के टुकड़े कार के टायर में लग जाते हैं, जिससे टायर डिफ्लेक्ट हो जाता है। कार मुड़ती है और रूट को हिट करती है, जिस वजह से वे वहीं पर मर जाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। माइक हंसता है और वहां से चला जाता है, जबकि कार ड्राइवर ये सोचकर डर जाता है कि उसने अभी अभी किसी को मार डाला है। उस रात मिल्टन माइक को कॉल करता है और उस गली में जाने के लिए कहता है जहाँ कस्टमर उसे रूट को मारने के लिए पैसे देने वाला है। माइक टाइम पर नहीं पहुंचता और कोई दूसरा असैसिन उस पर हमला कर देता है। ये असैसिन हर तरह की मार्शल आर्ट का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसे बार बार हरा देता है। माइक उसे कहता है कि तुम किसी ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर मुझे शूट कर सकते थे या फिर डायनामाइट का यूज करके इस पूरे एरिया को उड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ये असैसिनेशन इंडस्ट्री के लिए अपमान की बात है। इतना कहने के बाद माइक उसे ऊपर खींच लेता है और उसके गले पर अटैक करता है, फिर उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। माइक उसे घसीटते हुए ले जाता है और उसके सिर को फुटपाथ पर रखता है और उसकी मोटरसाइकिल को उसकी बॉडी के पास रख देता है, जिससे सब कुछ एक एक्सीडेंट की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किलर ने गाड़ी को जल्दी से मोड़ दिया और इसके ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे उसका सिर फुटपाथ से टकरा गया और उसकी गर्दन टूट गई और वे मौके पर ही मर गया। सब कुछ नेचुरल दिखाने के बाद माइक घर लौट जाता है। उसे चार्ली नाम की एक महिला का कॉल आता है। वे कहती है कि माइक की एक्स गर्लफ्रेंड बेथ की मौत हो गई है। इससे पता चलता है कि माइक और बेथ का कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था। वे एक इन्वायरमेंटल कार्यकर्ता थी जिसने अनगिनत फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया क्योंकि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक थी। माइक इस बुरी खबर को सुनता है और बेथ के फ्यूनरल में जाता है, जहाँ वे चार्ली से मिलता है। चार्ली माइक को बताती है कि दो चोर बेथ के पीछे पड़ गए थे। वे उसकी चीजें चुराने वाले होते हैं, लेकिन तभी बेथ वहां पर आ जाती है और वे उसे मार डालते हैं। पुलिस को जांच करने के बाद दो चोरों के फिंगरप्रिंट्स मिले, लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई। इतना ही नहीं, चार्ली ये भी रिवील करती है कि बेथ प्रेग्नेंट थी और बच्चा माइक का था। ये सुनने के बाद माइक उस अपार्टमेंट में जाने का फैसला करता है जहाँ बेथ रहती थी। वे ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि वास्तव में क्या हुआ था। माइक अंदर जाता है और क्राइम सीन को इमेजिन करता है। उसकी एक्सपर्टीज से उसे आसानी से पता चल जाता है कि उसका मर्डर हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फाइल जो माइक को मिली उससे पता चलता है कि बेथ के ब्लड में नींद की गोलियों की कुछ मात्रा पाई गई है। फाइल में बताया गया है कि बेथ ने डर की वजह से यह नींद की गोलियां ली, लेकिन बेथ ने कभी भी इस तरीके के डर का अनुभव नहीं किया। माइक निष्कर्ष निकालता है कि उसे ड्रग दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद क्राइम सीन को एक चोरी के रूप में दिखा दिया और सारा ब्लेम उन दो ड्रग एडिक्ट्स पर डाल दिया जिनके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। इसके बाद पता चलता है कि मर्डरर मिक और मैक है। गुस्से में माइक सच्चाई का पता लगाने के लिए उन दोनों को ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाता है। मिक और मैक माइक को आते हुए देखते हैं और ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये उन्होंने ही किया है। उन्हें ये काम दिया गया था, इसलिए उन्होंने इस काम को फिनिश कर दिया। वे कहते हैं कि बेथ और माइक के संबंध पहले से ही टूट चुके हैं, इसलिए वे जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन मिक और मैक को ये पता नहीं था।
फिर वे दोनों माइक को घर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये तो बस बिजनेस है। उनके एटीट्यूड से गुस्से में आकर माइक उन पर अटैक कर देता है। हालांकि उन दोनों फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस से अकेले लड़ना लगभग असंभव है, लेकिन माइक अपनी बेडेस असैसिन स्किल का यूज करता है। ट्रेनिंग सेशन की वजह से माइक के हमले बेहद खतरनाक बन जाते हैं। वे मैक को अपनी एल्बो से मारकर पीछे की ओर धकेल देता है और मिक के पेट और फेस पर मुक्के मारता है। फिर मिक के चेहरे पर 360 डिग्री मिड एयर किक मारता है। इसके बाद माइक चार्ली के पास जाता है। वह उसे बताता है कि बेथ की हत्या कर दी गई है। चार्ली कहती है कि बेथ के पास एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली एक हार्ड ड्राइव थी जिसका बैकअप उसके माता पिता के घर पर है। तभी गिल्ड का दाढ़ी वाला हत्यारा वहां पर आ जाता है जिसे किसी ने चार्ली को मारने के लिए भेजा है। दाढ़ी वाला आदमी काफी गर्म स्वभाव का है। जब वह अपने फ्यूरी मोड को चालू करता है तो आदमी बिना सोचे समझे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। चार्ली उस मौके का फायदा उठाती है जब दाढ़ी वाले आदमी का ध्यान दूसरी तरफ होता है। वे उसके कंधे पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन इसका उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वह काउंटर अटैक करता है और चाकू से माइक पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन वह कुल्हाड़ी पर गिर जाता है जिस वजह से उसे काफी घातक इंजरी हो जाती है। मरने से पहले वह रिवील करता है कि मिल्टन ने उसे चार्ली को मारने के लिए भेजा था। इसे सुनकर माइक चार्ली से कहता है कि वे दस्तावेज लेने के लिए बेथ के माता पिता के घर जाए और फिर डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उसे कॉल करे। इसी बीच माइक मिल्टन के घर जाता है और उसे ये बताने के लिए मजबूर करता है कि चार्ली और बेथ को कौन मरवाना चाहता है। वह कहता है कि केन नाम का अकाउंटेंट इसके पीछे है। ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद माइक दोबारा से चार्ली से मिलता है क्योंकि वे बेथ के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गई है। चार्ली उसे बताती है कि बेथ एक इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते वेन कैंप नाम की एक ऑयल कंपनी के पीछे लगी हुई थी। वेन कैंप कंपनी को तेल के ड्रिल के लिए अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने उन्हें समुद्र में ड्रिल अलाउ करने के लिए सरकार को रिश्वत दे दी। ये सूचना बेथ को वेन कैंप कंपनी के एक अकाउंटेंट ने दी थी जिसका नाम रूट था। बिल्कुल सही सुना, वही रूट जिसको माइक ने मार डाला था। रूट का एक कोलीग है जिसका नाम केंट है। ये बात जब कंपनी के डायरेक्टर को पता चलती है तो वे केंट को किलर को हायर करके उन्हें मारने के लिए कहता है। केंट हत्यारे को खोजने के लिए मिल्टन से कांटेक्ट करता है। वे मिल्टन के साथ हुई पूरी बातचीत को भी रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वे इसे माइक को दे देता है। ठीक इसी समय मिक और मैक वहां पर आ जाते हैं। बिग रे ये देखने के बाद कि माइक काफी परेशानी खड़ी कर रहा है, वे अपने हथियारों की पूरी टीम को माइक को खत्म करने का आदेश देता है। मैक ब्रेसर पहना हुआ है क्योंकि उसे जबड़े पर मुक्का मारा गया था। मैक गुस्से में आकर माइक की ओर ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन माइक रोनाल्डो बन जाता है और ग्रेनेड को वापस किक मारता है। ग्रेनेड विस्फोट से दोनों अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। माइक इस मौके का फायदा उठाकर मैक की गन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मिक गलती से मैक को शूट कर देता है, जबकि माइक उसकी बॉडी को शील्ड के रूप में यूज करता है। इसके बाद माइक मिक पर आग बुझाने वाले यंत्र से स्प्रे कर देता है और फिर इसका यूज करके वे उसे मार डालता है। इसी बीच जेर वाला असैसिन चुपके से माइक पर हमला कर देता है और उसके नाक को जहरीले टाउल से ढकने के लिए उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, लेकिन वे उसकी तकनीक के बारे में पहले से ही जानता है और उसने अपनी सांसें रोक रखी थी। किलर उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन वे उसे उसके ही चाकू से मार डालता है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। अंत में माइक फ्रेड से मिलता है जो माइक जैसे असैसिन के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी जेब में ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। माइक उसे घुसा मारता है और नीचे गिरा देता है। माइक धीरे से फ्रेड की जेब से जहरीली बैंडेज को लेता है और वहां से निकल जाता है। माइक फिर वेन कैम्प कंपनी के डायरेक्टर के पास जाता है जहां उसका सामना एक फीमेल असैसिन से होता है जो कटाना चलाने में माहिर है। यहाँ बिग रे ने उसे डायरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। माइक को उससे लड़ने में काफी परेशानी होती है क्योंकि लड़की बेहद फुर्तीली है और ये कहा जा सकता है कि उसकी स्किल्स माइक की स्किल्स के बराबर है, लेकिन उसकी कमजोर स्ट्रेंथ की वजह से माइक उसे दरवाजे के अंदर गिरा देता है। डायरेक्टर एक कटाना को पकड़ा हुआ है और फिर वे इसे लड़की की ओर फेंक देता है। इस मजबूत शॉट से वे पागलों की तरह काटने लगती है। माइक उसे आसानी से चकमा देता है और फिर लैम्प का यूज करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। तब वे एक सूटकेस का यूज करता है, लेकिन वे इसे 2 टुकड़ों में काट देती है। अंत में माइक उस पर काउंटर अटैक करता है और उसकी तलवार छीनकर उसके आर पार निकाल देता है। फिर वे डायरेक्टर के पास जाता है। वे उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका सिर अलग कर देता है। इसके बाद माइक बिग रे के पास जाता है और उस रिकॉर्डिंग को चलाता है। इसमें पता चलता है कि केन ने डायरेक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो किया था और मिल्टन को 3 लोगों को एलिमिनेट करने के लिए हायर किया था। वे थे अकाउंटेंट रूट, माइक की एक्स लवर बेथ और चार्ली। उसने जो शर्तें दी उसमें वे चाहता था कि एक सिंगल असैसिन इन तीनों को खत्म करे और इसके बाद वे सुराग को छिपाने के लिए उस हत्यारे को भी खत्म कर देंगे। इसके लिए वे 3 गुना पैसा देने के लिए तैयार थे।
पैसों का भूखा मिल्टन सबसे पहले माइक को रूट को मारने का काम सौंपता है, लेकिन ये जानकर कि माइक बेथ को नहीं मारेगा, उसने माइक को मारने के लिए एक दूसरे असेसिन को भेजा और फिर बेथ और चार्ली को मारने के लिए दूसरों को काम सौंपा। सबसे पहले कई असेसिन को हायर करके माइक को मारने की कोशिश की, उसके बाद उसकी पत्नी का मर्डर कर दिया। सब कुछ रिवील होने के बाद बिग रे मिल्टन पर अटैक करता है। उसके बाद माइक जहर वाली बैंडेज उसे देता है, लेकिन मिल्टन इस बारे में नहीं जानता और कुछ ही मिनट्स के अंदर वे मर जाता है। सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भले ही बिग रे सच्चाई जानता हो, लेकिन वह अब भी गुस्से में है क्योंकि माइक ने उसके द्वारा बनाई गई पूरी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अंत में वह माइक को जाने देता है, लेकिन उसके साथ सारे संबंध तोड़ देता है। इस तरह यह कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, होप सो आप सबको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर मूवी पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी मिल जाएगी। तो मुझे शाहरुख के दें इजाजत, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट मूवी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।